नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम सीटेट पेपर फर्स्ट के ईवीएस पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस कोर्स में हमारे 3 पार्ट होंगे। देखो भाई, पहला पार्ट इसमें होगा कंटेंट, जिसे आप विषय वस्तु कह सकते हैं। दूसरा पेडागोजिकल इश्यूज, और इसमें हम एक और पार्ट भी करेंगे जो होगा हमारा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, और साथ में सैंपल क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो ये 3 पार्ट हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ईवीएस के जो 6 थीम्स है ना, उससे हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इस पार्ट से, एनिमल्स के। अब इस पार्ट में हम 2 पार्टों में बांट रहे हैं इसको। पहला होगा वो होगा हमारा जो एनसीईआरटी है उसकी समरी रहेगी इसमें। ठीक है भाई, और जो दूसरा पार्ट है वो होगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आए हैं इस पार्ट में से, वो करेंगे। एनिमल पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए भाई, इसमें जो कुछ एनिमल्स है ना उसके बारे में तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे हाथियों के बारे में, मधुमक्खी के बारे में, स्लॉथ। 4-5 ऐसे एनिमल्स हैं, टाइगर के बारे में, जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और जो बाकी छोटे छोटे एनिमल हैं उनको हम मिसलेनियस में ले लेंगे, और क्योंकि उनका एक ही पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे। और जो बड़े जिनके बारे में विस्तार से दे रखा है उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये पेडागोजिकल इश्यूज के बारे में हमारी क्लास जो थीम्स है ना उसके बाद में होगी, ठीक है ना, तो उस पर हम बाद में आएंगे। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं हम हाथी से। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। हाँ, अडल्ट एलिफेंट कैन ईट। अब देखो भाई, पहला पॉइंट कह रहा है कि जो एक वयस्क हाथी होता है ना वो लगभग 100 किलो तक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। पत्तियां, छोटी मोटी झाड़ियां, लगभग 100 किलो तक। ध्यान रखना भाई, जैसे एमसीक्यू में आए कि एक वयस्क हाथी लगभग 50 किलो 200 किलो तो खा सकता है, तो आपका आंसर इसमें 250 नहीं 100 किलो होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स। हाथी सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। ध्यान रखना भाई, ये पहला पॉइंट क्या हुआ कि लगभग जो एक बड़ा हाथी होता है, वयस्क हाथी होता है, वो 100 किलो तक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। दूसरा पॉइंट, बहुत कम आराम करते हैं, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखा है कि जो हाथी होते हैं उनको मडी वाटर, जैसे कहते हैं ना गंदा पानी, उसमें खेलना बहुत पसंद है। प्ले विद मड वाटर। अब ये उनको क्यों पसंद है? क्योंकि इससे जो उनकी स्किन है वो भाई ठंडी रहती है। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट देखो, आपने सबने देखा होगा कि हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, तो हाथी अपने कानों को हिलाता रहता है ना, उसका भी रीजन है। यहाँ पे लिखा है एलिफेंट फ्लैप देयर बिग ईयर्स टू कीप देमसेल्फ कूल। अब हाथी अपने बड़े बड़े कानों से ना अपने आप को हवा करता है, इसीलिए हाथी अपने कान हिलाता है। अब जैसे यही क्वेश्चन आया ना कि हाथी अपने कान क्यों हिलाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को ठंडा रखने के लिए हाथी अपने कान हिलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, लास्ट। जो एक लगभग 3 महीने का हाथी होता है, मतलब 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है, उसका वजन लगभग होता है भाई 200 किलो। ये 4-5 पॉइंट हैं हाथियों के बारे में जो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब तो अभी जो हमने पढ़ा वो था हाथियों के बारे में, अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है हाथियों के झुंड के बारे में। ठीक है, इसमें भी 4 पॉइंट हैं, देख लेते हैं इनको एक बार। हाँ, एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। तो भाई जो हाथियों का झुंड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल एलिफेंट और बेबी एलिफेंट होते हैं, मतलब हाथियों के बच्चे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले पॉइंट का अर्थ ये हुआ कि जो बड़े हाथी होते हैं जैसे ही वो 15-16 साल के होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। तो भाई पहला पॉइंट याद रखना, उसमें कौन होते हैं? एक तो फीमेल्स और दूसरा बेबी एलिफेंट, और वो भी कब तक? सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 साल तक। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अब एक क्वेश्चन ये है, ये एनसीईआरटी मतलब ये आपके जो सीटेट का पेपर होता है ना उसमें ऐसा कई बार पूछते हैं कि हाथियों के झुंड का नेता झुंड का सबसे बुजुर्ग हाथी होता है, जबकि वो गलत है। दूसरा पॉइंट हमें यही पढ़ना है कि जो हर्ड का लीडर होगा ना वो होगी ओल्डेस्ट फीमेल। जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी होगा ना भाई, फीमेल हाथी, फीमेल हथनी कह सकते हैं, वो होगा लीडर झुंड का। तीसरा पॉइंट, एक झुंड में 10 से 12 फीमेल्स और यंग वंस होते हैं, मतलब उनके बच्चे होते हैं। तो हाथियों का झुंड में लगभग 10 से 12 ही होते हैं। ऑप्शन में है 4 से 5 नहीं, 20 से 25 नहीं,
तो हाथियों के झुंड में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स और उनके बच्चे शामिल होते हैं। ये वाला पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 14 से 15 साल तक रहते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हाथियों के बारे में हमने दो चीजें जानी, एक तो हाथियों के बारे में जाना और दूसरा हाथियों के झुंड के बारे में। हाँ, अभी जब हम ये कर लेंगे ना तो इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और आप देखना हम वो क्वेश्चन करेंगे जो पहले आए हुए हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं मधुमक्खी और मधुमक्खी पालन, हनी बी और बी कीपिंग के बारे में। पहले पॉइंट में लिखा है कि बेस्ट टाइम जो बी कीपिंग को स्टार्ट करने का है ना वो होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। इसको याद कर लेना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसा आया हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तब आपको शायद यकीन होगा। बी कीपिंग स्टार्ट करने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। अभी ऐसा क्यों है, कोई रीजन तो होगा इसका। इसका रीजन ये है क्योंकि इस समय मधुमक्खियां अंडे देती है, इसीलिए इसको सबसे अच्छा समय माना जाता है। दूसरा पॉइंट में लिखा है एवरी बीहाइव हैज अ क्वीन बी दैट ले एग्स। बीहाइव का मतलब भाई होता है छत्ता, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अब देखो छत्ते में कितनी सारी मक्खियां होती हैं, लेकिन हमको अब ध्यान देना उसमें जो अंडे दे रही है ना वो सिर्फ एक है जिसको रानी मक्खी कहते हैं। बाकी क्या करती हैं, बाकियों का काम होता है फलों का रस लेके आना, जिससे शहद बनता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। हाँ देखो, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बी, दीज बीज वर्क ऑल डेज। जो अधिकतर मक्खियां होती है, जब हमने भी बात कही अधिकतर मक्खियों का क्या काम होता है, वो काम करती हैं। और काम में भी क्या करेंगे, वो जहां पे भी उनको फूलों का रस मिलता है वो वहां से ला ला के छत्ते में जमा करते हैं। जो सिर्फ हिंदी में देखना चाहते हैं वो इधर देख सकते हैं, हिंदी भी लिखी हुई है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए आगे अगला पॉइंट है व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विद नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है भाई रस, कह सकते हो फूलों का रस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि जब किसी मधुमक्खी को ऐसा फूल मिल जाता है जिसमें रस होता है तो वो एक अलग तरह का डांस करती है, जिससे बाकी मधुमक्खियों को पता लग जाता है कि रस कहां पर है, तो फिर सारी मधुमक्खी उसी तरफ आ जाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, फीमेल बीज मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबीज। तो फीमेल बी है ना, मतलब कि मादा मधुमक्खी, वही छत्ता बनाती हैं, मेक द हाइव, और जो उनके बच्चे होते हैं ना उनका भी ख्याल वही रखती हैं। नर मक्खियां छत्ते के लिए कोई अधिक महत्व की नहीं होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देयर आर, देखो यही लिखा ना, केवल और केवल कुछ ही मेल बी होती हैं। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव। छत्ते में बहुत कम मेल बी होती हैं और उनका कोई स्पेशल रोल भी नहीं होता, ठीक है भाई, उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। अगला पॉइंट, जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं ना तो हमको दो तीन चीजें चाहिए होती हैं। जैसे हमको बॉक्सेस चाहिए जिसमें हम छत्ते को रखेंगे, या फिर जिसमें मधुमक्खियां अपना फूलों का रस लाके इकट्ठा करेंगी, उसके लिए हमारे पास बॉक्सेस होने चाहिए। शुगर होनी चाहिए सिरप बनाने के लिए, मधुमक्खियों के लिए जो सिरप बनता है उसके लिए हमको चीनी चाहिए। तो अगर ये हो गया नंबर वन ये हो गया, 2 हो गया बॉक्सेस, और नंबर 3 हो गया मेडिसिन। मेडिसिन का यूज होता है जो छत्ते होते हैं ना उनको साफ करने के लिए। तो भाई 3 चीजें जरूर याद रखना कि मधुमक्खी पालन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 बॉक्सेस की, नंबर 2 चीनी की जिससे सिरप बनता है मधुमक्खियों के लिए, और नंबर 3 कुछ मेडिसिन जो छत्ते को साफ रखने के लिए काम में आती हैं। अगर छत्ता साफ नहीं रहेगा तो बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उन बीमारियों से बचने के लिए ही मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें ध्यान देना, जैसे मधुमक्खियां मिलके काम करती है ना, ऐसे ही 2-3 और जंतु हैं जो मधुमक्खी की तरह ही काम करते हैं। तो उसमें कौन कौन है भाई, पहला हुई एंड्स, चींटियां। चींटियां भी ऐसे ही काम करती हैं जैसे मधुमक्खी काम करती है। जैसे जो रानी चींटी होगी वो अंडे देगी, ठीक है ना, और जो शोल्डर चींटी है वो जो उनका बिल होता है उसकी देखभाल करती हैं, बाकी खाना ढूंढ कर लाती हैं। तो जैसे मधुमक्खियों का काम था अलग अलग, ऐसे ही चींटियों का भी होता है। और ऐसे ही दीमक और ततैये, जिन्हें कहते हैं टर्माइट्स और वास्प, ये भी ऐसे ही काम करते हैं। तो हमारे लगभग 4 जीव ऐसे हो गए जो टीम में काम करते हैं। पहली हो गई मधुमक्खी, दूसरी हो गई चींटियां, तीसरे हो गए टर्माइट्स, दीमक,
और चौथी हो गई ततैया या वास्प। ठीक है, इन चारों को आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये इसके बारे में ना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है स्लॉथ के ऊपर। अब ये देखो, ये है इसकी फोटो स्लॉथ की, देखने में लगते हैं बिल्कुल भालू की तरह, ठीक है, लेकिन ये भालू होते नहीं है। और यही पहला पॉइंट भी है, इट लुक्स लाइक बियर बट इज नॉट। ये भालू की तरह दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं है। तो इसके जो 4-5 पॉइंट है ना, इनको बहुत ध्यान से देखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। और हाँ, सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो आप एनसीईआरटीज की अगर ये जो हम ये क्लास कर रहे हैं ना, अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको किसी भी चीज और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप ये पूरा कोर्स देख लेंगे ना, तो आपको कुछ और चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीप। अब देखो भाई, ये इतने आलसी होते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से 17 घंटे सिर्फ सोते रहते हैं पेड़ पे उल्टे लटक कर। ये देखो, ये भी ना उल्टे लटकने की हुई थी, इसकी फोटो है। इसकी एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये तो कार्टून वर्जन में है, तो एक असली फोटो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो लगभग 17 घंटे ये पेड़ों से लटक के उल्टे लटक के सोते रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, स्लोथ ईट्स द। अब देखो भाई, ये देखो, ये जिस पेड़ पे रहते हैं ना उसी की पत्तियां खाते हैं। और ये ना इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि हम दूसरे जो हमारे आप पास में पेड़ हैं वो उसकी भी पत्ती, ये सिर्फ और सिर्फ जिस पेड़ पे रहेंगे उसी की ही पत्तियां खाएंगे। ठीक है, हो गया पॉइंट। अगला देखते हैं, एक इनकी एज जरूर याद रखना आप। जो स्लोथ्स है ना, वो ऑलमोस्ट लगभग 40 साल तक जीवित रहते हैं, ये याद रखना। सॉरी। और अपने 40 साल के जीवन काल में ये लगभग 8 पेड़ ही बदलते हैं। तो इसका मतलब जब तक ये एक पेड़ की पूरी पत्तियां नहीं खा लेते तब तक उससे नीचे नहीं उतरते। हाँ, हफ्ते में एक बार जरूर उतरते हैं, है ना, अब टॉयलेट वगैरह के लिए, ठीक है ना, हफ्ते में एक बार ही नीचे जरूर उतरते हैं, टू रिलीव देमसेल्फ, टू रिलीव इटसेल्फ। आगे देख, अब ये मैंने कहा था चित्र, तो ये देख लो भाई, असली में ऐसा दिखता है कुछ स्लोथ, ठीक है ना, उल्टा लटका रहता है पेड़ से, ऐसे ही सोता रहता है 17 घंटे। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं बाघ के बारे में, टाइगर। टाइगर के बारे में भी ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना भाई। इधर पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि जो टाइगर है वो डार्क, अंधेरे में इंसानों से 6 गुना अधिक स्पष्ट देख सकता है, ठीक है ना। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। हमसे लगभग 6 गुना। इसको जरूर याद रखना, क्योंकि ना एक पॉइंट आगे आएगा जिसमें लिखा होगा कि ना जो काइट्स हैं, वुल्चर्स हैं ना, जो चीलबाज गिद्ध हैं, ये अपने शिकार को लगभग 4 गुना दूर से देख लेते हैं हमारे मुकाबले। तो जब शेर की बात करते हैं ना, जब हम टाइगर की बात करते हैं, तो ये अंधेरे में लगभग 6 गुना अधिक स्पष्ट देख सकता है। इसको याद रखना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये हो गया पहला हमारा। दूसरा देखो, टाइगर्स विस्कर्स। भाई विस्कर्स जो है ना, एक बार अगर, हालांकि हिंदी में कहीं हिंदी में लिखा होगा, हाँ हिंदी में लिखा है, विस्कर्स का मतलब होता है मूछें, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ कि जो टाइगर्स की मूछें होती है ना, वो बहुत अधिक सेंसिटिव होती हैं, जिससे वो मोमेंट्स, मतलब कि कोई शिकार है या फिर हवा है, इन दोनों में डिफरेंस कर सकता है। टाइगर अपनी मूंछों की सहायता से कि झाड़ियों में कोई शिकार है या फिर हवा से हिली है, इसका उसको पता लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइगर की जो मूंछें हैं वो बहुत अधिक सेंसिटिव हुई। हाँ, और अपनी मूंछों की सहायता से जब उसकी मूंछें हिलती हैं, इसी से ही वो रात में अपना शिकार भी ढूंढ लेता है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक और चीज, ये जो बहुत जरूरी पॉइंट है, कि जो टाइगर है वो समय के अनुसार अपनी आवाजें बदलता रहता है। जैसे जब वो गुस्से में होगा तो वो अलग आवाज निकालता है, अगर वो टाइगर्स को बुलाता है तो अलग आवाज निकालता है, दहाड़ने में अलग आवाज निकालेगा, ठीक है ना। और स्नाल, स्नाल का मतलब होता है दर्द से कराहना, दर्द से कराहने। तो समय के अनुसार
टाइगर अलग अलग आवाजें निकाल सकता है। ये सारे पॉइंट आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस इन्हीं पे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है ना, आप तब देखना। देखिए टाइगर की जो सेंस ऑफ हियरिंग है ना वो बहुत अच्छी है। टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग मतलब कि सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और वो आसानी से अंतर कर पाता है कि जो झाड़ियां हिली हैं वो हवा से हिली हैं या फिर कोई जानवर है उसके पीछे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। हाँ, अगला पॉइंट बहुत थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो जो टाइगर के कान होते हैं ना वो अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। हमारे कान ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना। टाइगर के कान अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, चारों दिशाओं में, ताकि उसको हर तरफ की आवाजें सुनाई दें, ठीक है ना। या फिर ऐसा कह सकते हैं आप कि टाइगर जो है वो अपने कान को हर तरफ घुमा सकता है, हर दिशा में घुमा सकता है आसपास की आवाज को इकट्ठा करने के लिए। ईयर्स द ईयर्स ऑफ द टाइगर्स कैन मूव डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं ताकि उसको सब तरफ की आवाजें, ताकि वो सब तरह की आवाजों को इकट्ठा कर सके। अगला पॉइंट देखिए, नोट है ये, देख लेना इसको भी। टाइगर्स रोयर्स कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर। जब टाइगर दहाड़ता है ना तो जो उसकी दहाड़ है, रोर है, उसको हम 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। ये एमसीक्यू, ये सीटेट में आया हुआ है, उसमें क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो टाइगर की दहाड़ है उसको सिर्फ 500 मीटर तक सुना जा सकता है, वो गलत था, 3 किलोमीटर है भाई लगभग। ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, सांप। हाँ, तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि भारत में 4 तरह के सांप हैं जो जहरीले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में बाकी जितने भी सांप पाए जाते हैं वो जहरीले नहीं हैं। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, आपको इन चारों के सिर्फ नाम पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाला कौन सा सांप जहरीला है या कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो हिंदी वाले हिंदी में देख लेना भाई, इंग्लिश में भी ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। पहला है कोबरा। कोबरा, वो आपने खेल देखा होगा ना बचपन में, वो सांप वाले हो, सांप लेके आते थे, तो वो जो अधिकतर सांप दिखाते थे ना वो कोबरा था, ठीक है ना भाई, ऐसे कुछ है ना बनाता है अपना फंड, तो ये कोबरा। दूसरा है कॉमन करेत, इसको हिंदी में सिर्फ करेत कहते हैं। थर्ड है रसल वाइपर, हिंदी में इसको दुबोइया कहते हैं, देख लेना भाई, इनकी फोटोज भी हैं, आप फोटो भी ध्यान से देख लेना, कभी जरूरत पड़े भाग लेना वहां से। फोर्थ है सोस स्केल्ड राइपर, हिंदी में इसको कहते हैं अफाई। तो जो हिंदी में पेपर लेते हैं वो हिंदी में नाम याद कर लेना, जो इंग्लिश में देते हैं वो इंग्लिश में नाम याद रखना। सांपों के बारे में और जानते हैं। अब सांप के ना 2 दांत होते हैं ना जो आगे, वो खोखले होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जो सांप जब काटता है ना, जिससे जहर छोड़ता है, जो उसके 2 आगे के दांत होते हैं ना, उन्हीं से ही सांप जहर छोड़ता है। A snake has 2 hollow teeth। हाँ, अब जब सांप हमको काटता है तो इन जो इसके खोखले दांत है ना, इनसे ही जहर हमारे शरीर में चला जाता है। और एक इसमें जो आगे लिखा है मैं बोल देता हूं आपको, हर एक सांप के काटने की दवाई सरकारी अस्पतालों में दी जाती है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन, और वो सांप के जहर से ही बनती है और लगभग सभी अस्पतालों में उपलब्ध है, मिलती है। तो अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप नियर जो पास का आपका अस्पताल है वहां से जाके सांप के काटने की दवाई ला सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्नेक्स डू नॉट हैव आउटर ईयर। सांप के जैसे हमारे कान है बाहर ये दिख रहे हैं ना, ऐसे सांप के कान नहीं होते हैं। तो फिर वो सुनते कैसे हैं, तो आपने देखा होगा ना कि जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप हिलते रहते हैं, तो वो कैसे हिल रहे हैं, तो देखो भाई वो हिलते हैं वाइब्रेशन से। जो सांप के जो बीन है ना, जो बीन बजी, उसकी जो वाइब्रेशन ग्राउंड पे होगी ना, उस ग्राउंड की वाइब्रेशंस को वो महसूस करके हिलते हैं, ठीक है। स्नेक्स डोंट हैव आउटर ईयर, दे हियर विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ग्राउंड, याद रहेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, कालबेलिया। भाई देखो कालबेलिया 2 चीजें हैं, एक तो जनजाति है, राजस्थान में पाई जाती है, कालबेलिया कहते हैं, और यही जनजाति के लोग एक डांस करते हैं जिसको कालबेलिया। अब ये जो डांस है ना, ये राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण फोक डांस है, कालबेलिया। तो
पहला तो ट्राइब हो गई कालबेलिया। अब ये जो ट्राइब है ना, इस सांपों को पकड़ते हैं, उनका खेल दिखाते हैं। अगला पॉइंट, ये एक फोक डांस है, मैंने बताया ना राजस्थान का ये एक फोक डांस है। अब इसको परफॉर्म कौन करता है, अभी हमने बात की थी, इसको परफॉर्म करेंगे यही कालबेलियाज, ठीक है ना। और हाँ, ये जो डांस है ना, जो ये फोक डांस है, इसमें मुद्राएं भी ऐसे ही होती हैं जैसे सांप की मुद्राएं होती है ना भाई, ऐसे इस डांस में मुद्राएं होती हैं। सिमिलर मूवमेंट्स ऑफ द डांस, जैसे सांप अपनी मुद्राएं करता है ना, ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे। ये देखो आपको ना शायद यहाँ पर ये दिख जाएगी, ये कालबेलिया नृत्य कर रही हैं, ठीक है ना। इनके हाथ की मूवमेंट देखो, ऐसे जैसे सांप की मूवमेंट होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो भाई, हमने अभी तक जितना पढ़ा ना, अब उसके बारे में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन आया है हनी बी के बारे में, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इस पे बड़े ध्यान से गौर करना भाई, नॉट ट्रू लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, किसके बारे में, हनी बी और बिहाइव, मतलब कि मधुमक्खियों के बारे में और उनके छत्ते के बारे में कौन सी चीजें गलत हैं, सही नहीं है। पहला पॉइंट पढ़ो, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बी, अधिकतर जो बीज होती हैं छत्ते में वो वर्कर होती हैं, अभी हमने पढ़ा था, सही है बिल्कुल। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, छत्ते में के बहुत कम मेल बीज होती हैं, ये भी सही है। अगला पॉइंट देखो, एवरी बीहाइव हैज वन क्वीन बी, हर एक छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, हमने ये पॉइंट पढ़ा है, तो ये भी सही हुआ। लास्ट पॉइंट पढ़ो, मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, अभी अभी मैंने बात की थी ना आपसे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो मेल बीज हैं उनका छत्ते में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, देखो यही यहाँ पे आ गया, मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ये गलत हो गया, हमको क्या चुनना था, जो गलत है, तो यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इसीलिए जो ये नोट्स है ना भाई, ये जो लिखे हैं पीछे एनसीईआरटी के, आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मधुमक्खी के बारे में है, और हाँ ये जब आए हैं इनका लिखा है जैसे ये 2012 में आया था, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हनी बीज, मधु सिर्फ इसमें मधुमक्खियां हैं, इसमें छत्ते नहीं है, मधुमक्खियों के बारे में सही स्टेटमेंट जो है ना वो हमें चूज करना है। पहला देखो, क्वीन बी डज नॉट ले एग्स, रानी मक्खी अंडे नहीं देती है, सही है, ये रानी मक्खी ही सिर्फ अंडे देती है, ठीक है। अगला, इन अ हाइव देयर आर मोर मेल्स देन द फीमेल्स, एक छत्ते में अधिक मेल बीज होती हैं फीमेल के मुकाबले, गलत है, एक छत्ते में बहुत कम मेल बीज होती हैं, तो ये भी गलत हो गया, हमको करेक्ट चुनना है, याद रखना भाई, तो ये दोनों गलत गलत हो गए। थर्ड देखते हैं, द वर्कर बीज वर्क ऑल द डे, जो वर्कर बी होती हैं वो लगभग पूरा दिन काम करती हैं, हाँ ये ठीक है। लास्ट देखो, द मेन रोल इन द हाइव एज वर्कर इज परफॉर्म्ड बाय, अब यहाँ पे लिखा है कि जो मेल बीज है ना, मेल बीज छत्ते, मेल बीज जो हैं उनका मेन रोल होता है छत्ते में, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनका मेन रोल नहीं होता है, इनका कोई रोल ही नहीं होता है, बहुत कम रोल होता है इनका, तो ये सिर्फ एक ही सही है और हमें सही ही ढूंढना था, तो ये आंसर हो गया। शायद आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो जो एनसीईआरटी का हमने अभी समरी पढ़ी उसके बाहर है ही नहीं, तो आप एनसीईआरटी की समरी जो हो रही है उसको बहुत ध्यान से कर लो, ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं भाई। आगे देखो, बी कीपिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये, देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें भी भाई करेक्ट चुनना है, ये आया था 2014 में। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना कि पहले स्टेटमेंट देंगे और फिर नीचे देंगे कि ये बताओ कौन कौन सा सही कौन कौन सा गलत है, तो इनको करने का तरीका देख समझना भाई, ध्यान से समझना। पहला है जनवरी टू मार्च इज द, ये कुछ इसको काट देना भाई, जनवरी टू मार्च इज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, तो जनवरी से जो मार्च है वो सबसे सही समय है क्या, अभी हमने पढ़ा था वो सही समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, ये हो गया गलत। अब देखो पहला गलत हो गया, तो जहां जहां पे पहला पॉइंट है ना उसको आप काट दो, यहाँ पे पहला है ये काट दो, यहाँ पे पहला है
इसको काट दो। तो सिर्फ एक का हमको पता लगा और हम आ गए हैं 50-50 पोजीशन पे। अगला पॉइंट देखो, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। हाँ, आपने सुना भी होगा कि ना लीची का शहद। अगर आपको पता ना हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, बॉक्सेस आर नीडेड फॉर बी कीपिंग। बिल्कुल सही है यहां तक तो, कि बॉक्स की आवश्यकता होती है मधुमक्खी पालन के लिए। बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस्ड बाय देम। हाँ, ये ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लिखा है, सुगर इज परचेज्ड टू मेक, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना भाई आप, टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। चीनी की आवश्यकता होती है सिरप बनाने के लिए, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा पहला है गलत, तीसरा और चौथा सही है। तो तीसरा और चौथा यहाँ पे है और तीसरा और चौथा यहाँ पर नहीं है। ये दोनों पहले कट चुके थे, ये भी कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला। इसका मतलब सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ, इसका हमको पता नहीं था इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया था। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें गलत दे रखा हो, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, इसमें लिखा है कि रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन एनिमल एंड, ये डिस्क्रिप्शन लिखा है किसी जानवर के बारे में, कह रहे हैं कि इसको पढ़ो और बताओ कि ये किसके बारे में है। देखो भाई, इट लुक्स लाइक अ बियर बट, भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है, आपको याद आ रहा होगा, हमने भी पढ़ा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्पेंड्स ऑलमोस्ट, यहां पर 17 आना चाहिए भाई, यहां पे लिख लेना आप, लगभग 17, ये थोड़ी सी टाइमिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप देख लेना, मैंने यहाँ लिख दिया। हालांकि ये एक तो भालू जैसे दिखता है लेकिन भालू नहीं है। 17 घंटे सोता है हैंगिंग अपसाइड डाउन, उल्टा लटक के, ठीक है ना, जिस पेड़ पे रहता है उसी पे लगभग उल्टा उल्टा लटक जाता है, सो जाता है 17 घंटों के लिए। अगला, ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पे रहता है। अगला पॉइंट है, लगभग 40 साल तक जीवित रहता है। ये डिस्क्रिप्शन आपको अभी हमने पढ़ा है, किसका है, चिंपांजी, पांडा, स्लोथ का है, ये अभी हमने पढ़ा था ना भाई, सेम टू सेम। आप शायद समझ पा रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो समरी जो हम करवा रहे हैं ना, वो कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से पढ़ना भाई इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ड। हाथियों के बारे में हमने पढ़ा था, अब हमको जो ये है ना, हाथियों के झुंड के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है भाई, करेक्ट चुनना है। पहला पढ़ते हैं, हाथियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी। एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल, एक हाथियों के झुंड में मुख्यतः फीमेल्स और बेबी एलिफेंट होते हैं 14 से 15 साल तक। ये वाला कथन सही है बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ये सही हो गया। अब जब ये सही है तो जहां पर एक नहीं है उसको काट दो, यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर एक नहीं है, दो कट गए, 50-50 पे आ गए हम। सेकंड देखो, एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेज मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर, अब ऐसा कभी आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, या फिर जैसा हमने अभी किया होगा कि जो झुंड होता है हाथियों का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ऐसा हमने नहीं, जिसको आपने नहीं पढ़ा ना, या तो अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, आगे बढ़ो। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर, ये हमने पढ़ा है कि जो सबसे बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट होगी ना, वही होगी भाई लीडर, तो ये हमारा है सही। थर्ड पॉइंट सही है, तो इसमें थर्ड पॉइंट है ये सही। इसमें सेकंड तो हमारा गलती, सेकंड तो हमें पता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो भी फोर्थ भी देख लेते हैं। एन एलिफेंट हर्ड में एकोमोडेट एनी नंबर, अब देखो उसमें क्या लिखा है, अभी हमने पढ़ा था कि हाथियों के झुंड में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 हाथी होते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि हाथियों के झुंड में कितने भी हाथी हो सकते हैं, गलत। हमने पढ़ा था ना कि सिर्फ 10 से 12 हाथी होते हैं, तो भाई इसका आंसर हमारा क्या हुआ, सिर्फ 1 एंड 3rd। आगे चलो, एक और क्वेश्चन आया है हाथियों के बारे में 2014 में, इसको देखो। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट मैं, इसमें भी हमको सही चुनना है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड, हाँ तो इसमें पहले लिखा है कि जो हाथियों को मडी वाटर में खेलना पसंद है क्योंकि इससे उनकी स्किन ठंडी रहती है, कूल रहती है। यस, हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है।
ये सही है, तो जहां पे फर्स्ट है उसको छोड़ के बाकी को काट दो, इसमें फर्स्ट नहीं है तो थर्ड कट गया। अगला देखो, मोस्ट एलिफेंट्स लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप। यहाँ पे लिखा है 10 घंटे तक हाथी सोते हैं। हमने पढ़ा था अभी सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे ही हाथी आराम करते हैं, और यहाँ पे लिखा 10 घंटे, गलत हो गया। तो जहां पे सेकंड ऑप्शन है आप उसको काट दो, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, इसे काट दो। अब यहाँ पे लिखा है 1 और 4 और यहाँ पे लिखा है 1 3 4। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि 4 जो है वो दोनों में है, तो 4 तो ठीक होगा ही होगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। ये समय बचाने का तरीका है, ऑप्शन से क्वेश्चन हल करना, वो ये समय बचता है इससे। अब जिन्हें तो हमको फोर्थ पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, अब यहाँ पर दोनों में फोर्थ है तो हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि फोर्थ ठीक ही होगा, सिर्फ थर्ड पढ़ो। 3 मंथ ओल्ड एलिफेंट, ये हमने पढ़ा था, लगभग 3 महीने के हाथी का लगभग वजन कितना होता है, 200 किलो। ये सही है, तो फर्स्ट 1 और 3 सही है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, ये भी कट गया, तो 1 3 4 ये ठीक हो गया भाई। आपको समझ में आ रहा है ना हम जैसे पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, ये आया था 2012 में। अब ये है टाइगर्स के बारे में पूछ रखा है कि कौन सा सही है। देखो, पहला, द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू कैच द साउंड। हाँ बिल्कुल सही है। हाथियों के जो टाइगर्स के जो कान हैं वो अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं चारों तरफ की साउंड्स को इकट्ठा करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। इसमें पहला नहीं है, इसको काट दो, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगला देखते हैं, अ टाइगर कैन नॉट सी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि टाइगर रात को या फिर अंधेरे में देख ही नहीं सकता। अभी हमने पढ़ा था कि टाइगर हमसे अंधेरे में 6 गुना हमसे अधिक स्पष्ट देख सकता है, तो भाई ये वाला पॉइंट हो गया गलत। अब जब ये गलत हो गया तो जहां पे सेकंड है ना उसको काट दो, यहाँ पे सेकंड है इसको काट दो। अब देखो, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, थर्ड तो सही है ही है, इसको पढ़ो भी मत। फोर्थ देखते हैं, द रोर ऑफ अ टाइगर कैन बी हर्ड ओनली अप टू 500 मीटर्स। अभी हमने पढ़ा था टाइगर के जो दहाड़ने की आवाज है वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 500 मीटर, गलत है। ये फोर्थ गलत हुआ, हमारे पास बचा सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये है स्नेक्स के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि जब कोई सपेरा बीन बजाता है ना, तो जो सांप है वो स्विंग्स करता है, अपने सर को घुमाता रहता है, हिलाता रहता है ऐसे इधर उधर टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो एक फ्रेज इंग्लिश का, इसका मतलब होता है इधर उधर। हाउ डू यू थिंक द स्नेक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको क्या लगता है कि जो स्नेक है, अब यहाँ पे ये पूछा है कि आपको क्या लगता है कि जो सांप है वो बीन पे रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, क्योंकि कानों जो जो सांप है उनके बाहरी कान तो होते नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट, सूंघ के करता है, नहीं। बाय हियरिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, सांप सुन ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि ये जो बीन है ये हिल रही है इसलिए सांप भी हिलता है, ऐसा नहीं। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, इसलिए वो कैसे सुनते हैं, जो ग्राउंड पे वाइब्रेशंस होती है ना उसकी सहायता सुनते हैं, वही लिखा है, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड हुई बीन से वो ऐसे सुनते हैं। ठीक है भाई, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा इसमें आंसर। ये जो एनिमल्स वाला पार्ट हमने पढ़ा है ना, ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे इसको। तो पहला पार्ट तो हमने अभी कर लिया ये वाला, और सेकंड पार्ट की भी वीडियो इस चैनल पे जल्दी ही अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है अभी जो हमने किया है, और सेकंड पार्ट अभी आ जाएगा। और देखिए एक और आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।